अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी तेहरान से किस तरीके से डेंगी लगा के आप लोग माको शहर पहुंचते हो, फिर यहाँ से किस तरह आपको माको पहाड़ क्रॉस करके दूसरी साइड तुर्की की दूर में दाखिल करते हैं। रास्ते में जो काले पहाड़ आते हैं वहाँ पे किस तरह लड़कों की डेथ होती है। ये सारा सफ़र कितना ख़तरनाक है, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था जी कि आप कह रहे हो एक माको शहर है, वहाँ पे स्टे करना है, फिर माको पहाड़ क्रॉस करना है। हमको तो ज़्यादातर यही पता चलता है कि आपने माको पहाड़ क्रॉस करना है। तो भाई माको जो है वो ईरान का आखिरी शहर है। वहाँ पे जाके आप लोगों ने सेफ में स्टे करना होता है। वहाँ पे एक दो दिन बाद आपको काफिले की सूरत में लेके आते हैं माको पहाड़ी की तरफ। माको पहाड़ी जो है ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, एक साइड पे तुर्की है, दूसरी साइड पे ईरान की हदूद है। तो ये आप अबूर करके तुर्की की हदूद में दाखिल होते हो। अब ये जो माको शहर है, यहाँ से माको पहाड़ी का सफ़र जो है ये काफ़ी दुशवार गुजार है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो उस नक्शे पे, ये सारा पहाड़ी सिलसिला है। जहाँ पे इनकी गाड़ियाँ जो होती हैं चलती हैं, डाले जिनको कहते हैं, वो किसी भी जगह इनकी गाड़ी अगर नीचे गिर गई तो ना होने के चांस है कि किसी बंदे की वहाँ पे जान बच जाए। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब गाड़ी नीचे गिरती है ड्राइवर छलांग लगा के खुद तो सेफ हो जाता है, लेकिन जितने लड़के होते हैं उसके अंदर उन सब की डेथ हो जाती है। क्योंकि हर गाड़ी में तकरीबन 20 15 18 लड़के बैठे होते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि हर साल तकरीबन 20 30 35 लड़कों की इस रास्ते में डेथ होती है हर सीज़न में। लेकिन हमारी आवाम जो है वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ उन लोगों को देखती है जो लोग किसी भी तरीके से इस्तांबुल पहुंच गए। अब यहाँ से माको से लेके आप लोगों ने माको शहर से लेके माको पहाड़ का जो सफ़र है ये सारा अगर आप लोगों ने अबूर कर लिया, क्रॉस कर लिया किसी भी तरह, तो फिर आप लोगों को ये जो माको पहाड़ है ये आप लोगों को सारा क्रॉस करना है। अब ये माको पहाड़ काफ़ी ऊंचा, काफ़ी बड़ा है। इसको देख के लड़के परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये 24 घंटे या 48 घंटे सफ़र करके आते हैं माको शहर से लेके माको पहाड़ का। इंतहाई मुश्किल सफ़र है सारा। तो जब ये पहाड़ देखते हैं तो फिर उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। लेकिन अब मसला ये है कि ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ये इस सिचुएशन में होते हैं, लेकिन आखिर में करना उनको वही होता है जो उनको डैंकर कहते हैं, उनको आगे ही बढ़ने के, पीछे नहीं आएंगे। तो फिर ये माको पहाड़ अबूर करके आप लोग दूसरी साइड पे आते हो। ये जो आपका डैंकर होता है खाना बदोश, इसके घर में आप लोग स्टे करते हो। अब ये डैंकर कॉल करेगा जो तुर्की में एजेंट होते हैं उनको कि मैं काफिला लेके आ चुका हूँ, आप गाड़ियाँ भेज दो। इस तरीके से वहाँ से फिर गाड़ियाँ आएंगी शहर से। पहले ही होता था, जो तुर्की का पहला शहर था 2 को ब्याज, वहाँ से गाड़ियाँ आती थी, 10 10 15 15 बंदे लेके जाते थे। वो वहाँ पे सेफ में आप लोगों को स्टे करवाते थे। 3 दिन के अंदर आप लोगों ने अपनी पेमेंट क्लियर करवानी है। जैसे ही आप लोगों की पेमेंट क्लियर होती है वो आपको टर्मिनल पे लेके जाते हैं, वहाँ से आपको बस का टिकट लेके देते हैं। आप लोग बस में बैठते हो और बड़े ही आसानी के साथ इस्तांबुल आ जाते थे। इस्तांबुल जब आप जो आ जाओगे, आपके दोस्त यार आपको यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। लेकिन ये 2017 से पहले की बात है। 2017 के बाद अचानक सख्ती होना शुरू हो गई थी। उसके बाद चेक पोस्टें लगी जगह जगह पे, हर जगह पे चेकिंग होना शुरू हो गई है। तो जितने लड़के आते थे वो पकड़े जाते थे, कैंप लग जाते थे। फिर वो कैंप की जो लाइफ है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कैसी होगी। अब ये होता है कि अब आप लोगों को ये वान के रास्ते लेके जाएंगे। आप लोगों को यहाँ से छोटी गाड़ियों में बिठा के वान से पहले एक झील आती है, वहाँ पे जाकर उतार देंगे। वो झील आप लोगों ने क्रॉस करनी है एक छोटी सी बोट पे, जिसमें बैठने की कैपेसिटी होगी 30 से 40 बंदों की। ये तकरीबन 60 से 80 और 90 बंदे बिठाएंगे। 2020 में अगस्त में इसी तरीके से छोटी कश्ती में 120 बंदे बिठा दिए थे जब ये झील क्रॉस कर रहे थे। तो जब बीच में कश्ती पहुंची तो वहाँ पे वो उलट गई, 120 बंदे की डेथ हो गई। कुछ की लाशें निकाल के उनको पाकिस्तान भेजा भेजा गया, कुछ को यहीं पे दफना दिया गया और कुछ की लाशें उन्होंने निकाली। अब उससे भी बुरी बात यह है कि कुछ एजेंट ऐसे थे जिन्होंने उन डेथ बॉडीज़ के भी पैसे लिए। उन्होंने उनकी फैमिली को कहा जी आपका बच्चा पहुंच चुका है तो आप हमको पैसे दें, हमने एजेंट को पैसे देनी है। अब वो ज़्यादातर गरीब फैमिलियाँ थी जिनके पास इतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं थी, इतनी ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे। किसी ना किसी तरीके से कर्ज लेके अपने बच्चे को उन्होंने बाहर भेजा। जो उनके बच्चे ने जिद की मैंने जाना ही जाना है। तो जब पैसे ले लिए तो फैमिली ने कहा हमारा बच्चा हमसे रब्ता नहीं कर रहा, वो वहाँ से भाग गया था, हमारी सेफ से भाग गया, वो खुद आपसे रब्ता करेगा। 1 माह वेट किया, 2 माह वेट किया, अभी तक बस वो एजेंट लारे लगा रहे हैं। क्योंकि गरीब फैमिलियाँ हैं, वो कभी गाँव से बाहर नहीं गई, उनको कुछ पता नहीं है किस तरीके से वो FIA को अप्रोच करें, किस तरीके से पुलिस के पास जाएं। वो सादा लोग होते हैं, डर जाते हैं, सब्र करते हैं, फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं उनके पास। जब आप लोग ये झील क्रॉस करोगे, झील क्रॉस करने के बाद आप लोगों को ये अपनी सेफ में लेके जाएंगे। सेफ में पहुंच के आप लोगों ने पेमेंट क्लियर करवानी है। आप लोगों ने पेमेंट जैसे ही क्लियर करवाओगे, अब यहाँ से फिर आपको कहेंगे जी हमने आपको टर्मिनल पे लेके जाना है।
अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, वान से जब आप लोग क्रॉस करते हो तो यहाँ पे ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं एजेंट आपको इस सेफ में 10 से 15 दिन स्टे करवाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये यहाँ पे गंदा माहौल है, खाना पीना जो भी है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो फिर आप लोग पाकिस्तान से पैसे मंगवा के अपने लिए अलग से हांडी वगैरह बनाओगे। जब 10-12 दिन आप लोग इस तरीके से आप लोग अपनी हांडी बना के अपना खाना खाओगे तो आप लोग खुद भी तंग पड़ जाओगे। वहाँ पे आप लोगों के लिए कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं होगा किचन का, नहाने का, टॉयलेट का। तो आप लोग तंग आ जाओगे। फिर आप लोग एजेंट आपको लारे लगाएगा, आज निकालेंगे कल निकालेंगे, आगे सख्ती है। फिर कहोगे यार मैं खुद निकल जाता हूँ, मैं यहाँ से, मुझे किस तरीके से जाना है, टैक्सी की गेम करा दो। असल में एजेंट भी आपको यही चाहता है, वो आपको इसलिए यहाँ पे 10-15 दिन स्टे करवाता है कि आप लोग तंग आके खुद ही किसी न किसी तरीके से निकल जाए। अगर आप लोग खुद नहीं निकलते तो फिर एजेंट आपको कहेगा यहाँ पे आके, जब आप लोग तंग आ जाओगे, वो कहेगा जी आपने $200 और देना है, आगे काफ़ी सख्ती है तो यहाँ से आगे आप लोगों को टैक्सी में लेके जाएंगे। एजेंट आपसे आसानी के साथ $200 यहाँ पे और वसूल कर लेगा। वो ये कहेगा कि मैंने आगे ईरानी एजेंट को देनी है, उसने ईरानी एजेंट को नहीं देनी, वो अपनी जेब में डालेगा। अब फिर वो ईरानी एजेंट को कहेगा मेरे बंदे इतने दिन यहाँ पे वेट कर चुके हैं, अब इनको आगे भेजो। फिर वो आपको छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें बिठा के टर्मिनल पे भेजेंगे। आप तत्वान आएंगे, तत्वान पे आप लोगों ने आगे एक दफ़ा फिर फंस जाना है। तत्वान टर्मिनल पे आप लोगों को वो बस पे बैठने की इजाज़त नहीं देंगे। अब यहाँ पे जो जजालत आप लोग काटोगे वो अलग है। आपने दिन रात बाहर गुजारने हैं। जो टर्मिनल वाले होंगे वो आपको बाहर निकाल देंगे, आप लोग बाहर रोड पे आओगे। पुलिस वाले होंगे वो आपको वापस भेज देंगे। मतलब आप अजीब से फुटबॉल से बने होंगे, कभी आप लोग टर्मिनल के अंदर कभी बाहर। और बाद दफ़ा आपको पुलिस पकड़ के अपने साथ ले जाएगी, वो फिंगर करेगी, फिंगर करने के बाद आप लोगों को एक माह का स्टे देगी, छोड़ देगी। कुछ लड़कों को आजकल वो डिपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। अगर आप लोगों की तत्वान से भी टिकट हो गई है और आप लोग बस में या किसी भी छोटी गाड़ी में बैठ गए हो, तो फिर आप लोगों को अर्जुलूम के करीब आके यहाँ पे रोक लिया जाएगा। यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे जब आप लोग उतरोगे तो ये सीधे आपको अर्जुलूम कैंप ले जाएंगे। अर्जुलूम कैंप जो है यहाँ पे अगर आप लोग चले गए, अगर आप लोगों की लक है कि अर्जुलूम कैंप में जगह ना हुई तो वो आप लोगों की फिंगर करेंगे, फिंगर करके अर्जुलूम के आसपास किसी गांव का स्टे दे के आप लोगों को छोड़ देंगे। आप उस स्टे पे आप लोग इस्तांबुल नहीं आ सकते। किसी भी बस स्टैंड पे जाएंगे वो आप लोगों को इस्तांबुल के लिए टिकट नहीं देगा, क्योंकि आपके पास जो स्टे है वो किसी साथ वाले गांव का है। अगर आप लोग बदकिस्मत हुए, कैंप में जगह हुई और कैंप लग गए, फिर आपका कुछ पता नहीं है, 5 माह 6 माह या 1 साल आपने इस अर्जुलूम कैंप में रहना है। कैंप बज़ाहिर तो काफ़ी साफ़ होगा, वहाँ पे कोई ऐसा मसाइल नहीं होंगे, लेकिन मेन मसला है खाने का। अब जो तुर्किश लोग खाना खाते हैं वो हम लोग खाना नहीं खाते। हम लोग स्पाइसी खाने के आदी हैं, रोटी के आदी हैं। वो आप लोगों को एक सोमी दे देंगे, साथ में पनीर दे देंगे, जैतून दे देंगे। वो चीज़ के हम लोग आदी नहीं होते, तो लड़के तंग पड़ जाते हैं। फिर आप लोग खुद कहते हो हमको डिपोर्ट करो, ID कार्ड देते हो, सब कुछ देते हो। वो कहते हैं ठीक है आपकी फ़ाइल सब कुछ तैयार हो जाती है, लेकिन कितने अरसे बाद डिपोर्ट करेंगे कुछ पता नहीं है। 5-5 6-6 माह 8-8 माह वो आप लोगों ने वहाँ पे कैंप काटना है। बाद दफ़े 1 साल भी हो सकता है, 5-6 माह हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अर्जुलूम में कैंप काटो, उसके बाद ये आपको किसी दूसरे कैंप में भेज दें। हो सकता है उस्मानिया कैंप भेज दें। उस्मानिया कैंप अडयाला जेल से भी बदतर है। वहाँ पे अक्सर लड़के जब जाते हैं तो 1-1 साल 1.5-1.5 साल वहाँ पे पूरी तरह, जिसको कहते हैं ना सही जलालत वाली ज़िंदगी, वो गुजारनी पड़ती है वहाँ पे। उस्मानिया कैंप में फिर आप लोगों को 1 साल रखेंगे, 1.5 साल रखेंगे, उसके बाद आप लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। या तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी सर्विस आ गई, तो वो आपको छोड़ देंगे स्टे दे के कि 1 माह का आपके पास स्टे है, आप लोग पाकिस्तान वापस चले जाओ। तो उस स्टे पे फिर लड़के ये करते हैं, वहाँ पे टैक्सी करा के इस्तांबुल आ जाते हैं। अगर आप लोग इस सारे सिलसिले से बच गए, अर्जुलूम से भी आप लोग बच गए, तो फिर आप लोगों के पास एक आगे आएगा अक्सर आए। अंकरा से पहले वहाँ पे चेक पोस्ट होगी, वहाँ पे आपको उतार लिया जाएगा। वहाँ पे अगर आप लोगों को उतारा गया तो फिर आप लोगों ने वहाँ पे पुलिस के पास जाना है, वो आपके फिंगर करेंगे। 1-2 दिन वहाँ पे स्टे करना पड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हो सकता है आपको कैंप भेज दें, फिर आप लोग कैंप लग सकते हो। अब बाद दफ़ा ऐसा होता है एजेंट कहता है जी मैं आपको सारी टैक्सी की गेम करवाऊंगा। आप तत्वान से वो टैक्सी भी बिठाएगा, रास्ते में जितनी चेक पोस्ट आएंगी वो आप लोगों ने पैदल अबूर करनी है। टैक्सी वाला खुद आगे चला जाएगा, आप लोगों को बताएगा। ये भी एक लंबा सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला है। आप लोगों ने इसको अबूर करके दूसरी साइड पे जाना है, खुद ही अपनी मदद आपके तहत। यहाँ पे अगर पुलिस ने आपको देख लिया, रेंजर ने देख लिया, वो आपको पकड़ लेंगे, फिर आपको वापस कैंप भेज देंगे। अगर यहाँ पे किसी तरीके से आप लोग स्किप कर गए, दूसरी साइड पे जाओगे टैक्सी में बैठ के, तो इस तरीके से आप लोग इस्तांबुल पहुँचोगे। आज के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि एजेंट ये कह रहे हैं जी आप हमको 50,000 एडवांस दें, हम आपको ईरान का वीज़ा लेके देंगे, आप ईरान जाओगे, वहाँ से आगे आपकी सारी जो सफ़र है वो हम लोग शिप पे करवाएंगे, आप इस्तांबुल पहुँच जाओगे। और लड़के पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा, इतनी अफरा तफरी में कि हम लोगों ने बस निकलना है। थोड़ी सी आप रिसर्च कर लो,
आपके पास मोबाइल है, आप गूगल देख लो, गूगल अर्थ में जाकर देख लो कौन सी ऐसी शिप है जो आपको इस्तांबुल लेके आएगी। ये सारा झूठ है। ये आप लोगों को ईरान वीज़े पे लेके आएंगे, आगे उसी तरीके से माको क्रॉस करनी है। ये जो छोटी सी झील है वान की, ये आप लोगों ने कश्ती में बैठ के अबूर करनी है। इसको ये लोग कह रहे हैं कि हमने समुद्री रास्ता इख्तियार किया, आप लोग शिप में बैठ के जाओगे। अपनी ज़िंदगी आप लोग खुद अजाब में मत डालो। एजेंट मतलब ही है झूठ का, कि जो एजेंटी है ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पे कायम है। सब्ज़ बाग दिखाएंगे आप लोगों को। और हमारे नौजवान ऐसे हैं कि वो जब सब्ज़ बाग देखते हैं तो वो हकीकत को कहते हैं नहीं, हकीकत जो है ये झूठ है। ये जो बंदा हमको सब्ज़ बाग दिखा रहा है, हम आंखें नहीं खोलना चाहते, हम अपना ख्वाब तोड़ना नहीं चाहते, हम लोगों ने जाना ही जाना है। जब ये इस रास्ते में निकलते हैं, रास्ते में इनके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाता है, फिर इनको एक एक चीज़ याद आती है। फिर उस वक्त इनको अम्मी अब्बा की, बहन भाइयों की, दोस्तों की जो उनको मना करते थे उनकी सब की एडवाइस याद आती हैं, यार वो ठीक कहते थे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग पहले ही मान जाओ। एक इंसान अगर आप लोगों को एक चीज़ डिटेल में बता रहा है जिसमें उसकी कोई लालच नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानता है। अगर आप लोग इस्तांबुल आओ, यूरोप जाओ, उसकी ज़ात पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेन मसला है कि आप लोग जो सही रास्ता है उसका इंतखाब करें। तुर्की में जलालत के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों ने आना है तो वीज़ा ले के आएँ। ये जो रास्ता है इसका इंतखाब हरगिज़ न करें। आजकल तो बेपनाह सख्ती है, जगह जगह पे आप लोगों को मौत के मुंह से निकल के आना है। तो ये सारी डंकी की सिचुएशन है। मतलब कि तुर्की की हदूद में दाखिल हो के भी आप लोगों ने डंकी लगानी है। अब हमारे एजेंट क्या कहते हैं, हमारे एजेंट क्या कहते हैं कि आप लोगों ने पेमेंट तुर्की पहुंच के करनी है। लड़के हमारे खुश हो जाती हैं, हम लोग इस्तांबुल पहुंच के घर में बैठ के कॉल करेंगे तो पेमेंट नहीं भाई, जब आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, तुर्की की हदूद में दाखिल हो गए, एजेंट ने आपके साथ तुर्की की बात की है, तो आपने वहां पहुंच के पेमेंट क्लियर करवानी है। अब आगे रास्ते में कैंप लग जाएं, डिपोर्ट हो जाएं, एजेंट का इसमें किसी किस्म का कोई भी सरोकार नहीं है। वो आपको गए, मैंने आपको तुर्की पहुंचा दिया था, मैंने आपके पैसे जो ईरान का एजेंट है उसको दे दिए थे। तो ये सारा सफ़र है आप लोगों का इस्तांबुल के लिए। अगर आपने ये सारी जितनी भी रास्ते में चेक पोस्ट हैं ये सारी किसी न किसी तरीके से क्रॉस कर ली, क्रॉस करने के बाद अब आप लोग फाइनल जिस स्टेज पे आओगे वो है गिब्जा। अब गिब्जा भी इस्तांबुल में आता है लेकिन ये एशिया साइड पे है, और ज़्यादा जो पाकिस्तानी लड़के हैं वो यूरोप वाली साइड पर रह रहे होते हैं। अब गिब्जा से लेके यूरोप वाली साइड पे ज़्यादा जो लड़के रहते हैं वो होते हैं अक्सराय में है, तकसीम में है, सफ़ाकुई में है, यानी बोसना में है। इन एरियाज़ में ज़्यादा पाकिस्तानी पाए जाते हैं। अब यहाँ आने के लिए आप लोगों को टैक्सी का सफ़र करना है। अब एक चीज़ और है, जब आप यहाँ से टैक्सी से सफ़र करोगे तो आप नहीं होगे, आपको पता नहीं होगा जिस घर में आप लोग जा रहे हो। अगर आप लोग अपने दोस्त के पास जा रहे हो, एजेंट के पास जा रहे हो, वो आपको कहेंगे जी आप आ जाओ, हम पैसे दे देंगे, आप टैक्सी में बैठ के आ जाओगे। टैक्सी वाले ने 400 लीरा लेना है, चाहे उस टैक्सी में 4 बंदे हो, 3 बंदे हो, 1 बंदा है। अब जब ये 4 बंदे बैठ के उस एजेंट की, आपकी दोस्त की रिहाइश में जाएंगे, वो आप लोगों को जब रिसीव करेगा, आपको कोई ठीक है आप लोग अंदर जाओ, आप लोग चले जाओगे। उसने टैक्सी वाले को 400 लीरा देना है। जब वो आपके पास आएगा उसने कहना है जी 30,000 हमारे घर लगवा दो, 25,000 लगवा दो। टैक्सी वाले को दिया 1000 लीरा उसने लिया है फी बंदा। इस तरीके से आपको लूटते हैं आपके अपने दोस्त, आपके अपने एजेंट, जो पाकिस्तान में कहते हैं हमारा बंदा रिसीव करेगा, उसी के बंदे यहाँ पे आपको लूट रहे होते हैं। जब आप लोग टैक्सी में बैठते हो उसका मीटर ऑन होता है, वो देख लेता है, आप लोग देख सकते हो कि मीटर ऑन है। बाद में ऐसे कहते हैं कि टैक्सी वाले को पता होता है ये जितने भी इनलीगल आ रहे हैं, तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि मैं फ़ी बंदा 300 लीरा लूँगा, इस्तांबुल लेके जाऊँगा आप लोगों को, मैं फ़ी बंदा 400 लीरा लूँगा। वो अपना मीटर ऑन नहीं करेगा। लेकिन ये आप हक रखते हो, जब आप लोग टैक्सी में बैठो तो उसी को मीटर ऑन करो। जितने पैसे बने तो वो पर किलोमीटर के हिसाब से 4.5 लीरा पर किलोमीटर है आज का रेट, तो उस हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेगा। आप लोग जहाँ भी जाओगे मीटर में देखो इतने पैसे हैं, आप लोग डिवाइड कर सकते हो, 3 बंदे 4 बंदे उसमें। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप लोग नहीं होते हो, आपको पता नहीं होता है, एक तो किराए का नहीं पता होता है, एड्रेस का पता नहीं होता। फिर आपका जो दोस्त यार या एजेंट जो आपको रिसीव करता है वो कहता है टैक्सी वाले से बात करो, वो टैक्सी वाले से बात करता है, उसके साथ बार्गेनिंग करता है कि आप लोग मीटर ऑन नहीं करो, वैसे इनके ले आओ, मैं 300 दे दूँगा, 400 दे दूँगा, 500 दे दूँगा। इस तरीके से आपसे 1,000 लीरा मज़ीद यहाँ से ले लिया जाता है। अब जब आप लोग इस्तांबुल पहुँच जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को फिर जो माहौल मिलता है, जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो देख के फिर आप लोग कहते हो यार मैंने इसलिए डंकी लगाई थी, ये सब कुछ देखना था और ये सब कुछ करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोग इस्तांबुल पहुंच जाते हो तो यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है, रिहाइश किस तरह की होती है, लोग किस तरह के होते हैं, काम किस तरह के होते हैं, और यहाँ से अब आपकी जो लाइफ शुरू होने वाली है उसमें किन किन चीज़ों की आपको एहतियात करनी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। हमेशा की तरह एंड पे यही कहूँगा, कभी भी डंकी ना लगाएं, चाहे आपको कोई फ्री में कहे कि मैं आपको फ्री में डंकी लगाता हूँ, डंकी हरगिज़ ना लगाएं। ये सारा सफ़र मौत का सफ़र है।
आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, आपके लिए और आपके अपनों के लिए। अपना नहीं तो कम से कम अपने अपनों का, अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों का ख्याल करें। डंकी हरगिज़ ना लगाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।